तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वॉल्फ क्राइम के इस नए एपिसोड में। आज फिर हाजिर हो गया हूं मैं आप सबके सामने दिल दहला देने वाली घटना के साथ, जिसे मैंने खुद भी नहीं सोचा था। और ये घटना सिर्फ 4 दिन पहले की घटी है और ना ही मैंने इसे चाहा था कि दुनिया में कोई इतना घिनौना और रोंगटे खड़े कर देने वाला कोई अपराध कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं और आप चाहे या ना चाहें, लेकिन समाज में कुछ ऐसी घटनाएं आम हो रही है जिसे सिर्फ बचा जा सकता है और सतर्क रहा जा सकता है। और ये जो घटना है, ये कहानी राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली जो कि 2 करोड़ आबादी वाला शहर है। सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग 90,000 पुलिस वालों पर है। इस ताकतवर लोगों के शहर में इस घटना का होना झंझोर कर रख देता है। 2 करोड़ आबादी वाले शहर दिल्ली में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक रात के 2 बजे घर से निकलकर पीठ पर बैग रखकर और बेखौफ होकर सुनसान इलाकों में बैग से थैली निकालता है और फेंक देता है और वापस आकर आराम से सो जाता है। और दूसरे दिन भी ठीक इसी तरीके से वो जाता है और यही काम करता है, बैग से थैली निकालता है और फेंक कर आ जाता है। और ये सिलसिला 18 दिनों तक चलता रहता है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि एक लड़का 18 दिनों तक ठीक रात 2 बजे सुनसान इलाके में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उससे पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। ना तो किसी पुलिस वाले ने, ना कोई पीसीआर ने उसे रोकने की कोशिश की। ये तो हाल है राजधानी दिल्ली का। खैर, हम चलते हैं कहानी की शुरुआत में कि ये लड़का कौन है और उस थैली में क्या था और ये सब क्यों कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 2018 में मुंबई से, जहां एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, उसकी उम्र करीब 27 साल थी, नौकरी की तलाश में मुंबई आती है। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां सुमन और एक भाई के साथ रहती थी। श्रद्धा के पिता का नाम विकास था, जिसकी एक इलेक्ट्रिक शॉप थी और वो इनके साथ नहीं रहते थे, मतलब अलग रहते थे। अब श्रद्धा 2018 में मुंबई आती है और मल्हाड़ में उसकी एमएनसी के कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है और मल्हाड़ में ही श्रद्धा रेंट पर रहने लगती है। जिस कॉल सेंटर में श्रद्धा जॉब करती है, वहीं आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसका पूरा नाम है, वो लड़का भी काम करता है। उसकी उम्र करीब 30 साल होती है। करीब 8-9 महीने में ही श्रद्धा और आफ्ताब करीब आ जाते हैं और दोनों में काफी गहरा प्यार हो जाता है। अब दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। अब इसी बीच श्रद्धा अपने घर पालघर आ जाती है और अपनी माँ को आफ्ताब के बारे में बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन माँ मना कर देती है। इंटर रिलीजन कास्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ उसे समझाती है, वो उसे कहती है कि समाज क्या कहेगा, लड़का मुस्लिम है और तुम हिंदू। लेकिन श्रद्धा उनकी एक नहीं सुनती। दोनों में बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है। तो माँ से झगड़ा करके अपना सामान उठाकर वो मुंबई आ जाती है और आफ्ताब के साथ ही रहने लगती है। ये बात 2019 की शुरुआत की है। माँ थोड़े दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं करती है, लेकिन माँ तो माँ होती है, आखिर श्रद्धा से फोन करने लगती है और कई बार समझाती भी है कि आफ्ताब के साथ रहना छोड़ दो। लेकिन श्रद्धा कहाँ मानने वाली थी, उस पर तो जो है प्यार का भूत सवार था। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है और ये तकरीबन ये मान के चलें कि इसी सदमे में जो है उसकी मां की मौत हो जाती है। मां की मौत के बाद श्रद्धा की अपने पिता से सिर्फ 2 बार बात होती है। पिता को वो बताती है कि आफ्ताब उसे मारता भी है, पीटता भी है। पापा समझाते हैं उसे कि ऐसे रिश्ते को तोड़ दो और वापस लौट आओ, लेकिन वो कहती है कि लेकिन ठीक है, वो जो है माफी मांग चुका है, अब सब ठीक है हमारे बीच में, लेकिन मैं नहीं लौटूंगी। पिता श्रद्धा से नाराज होते हैं कि वो उनकी बात नहीं मान रही है, तो वो भी बातचीत बंद कर लेते हैं और भाई भी नाराजगी की वजह से बात नहीं करता। भाई के पास श्रद्धा के दोस्तों के नंबर होते हैं, तो वो उनके जरिए श्रद्धा की खैरियत मालूम कर लेते थे। अब बाप और भाई ने गुस्से को जाहिर करने के लिए दोस्तों से भी खैरियत पूछना बंद कर दिया था। इस श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर तसल्ली कर लेते थे। ये चेंज करती रहती है, यानी एक्टिव है। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि माँ बाप और भाई ये रिश्ते काफी गहरे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इन्हें काफी छोटा कर दिया कि एक बाप और भाई अपनी बेटी जो मुंबई जैसी जगह पर अकेली रह रही है, उसे सोशल मीडिया से तसल्ली लेते हैं। खैर, अब आफ्ताब के परिवार को भी ये श्रद्धा के बारे में पता चल जाता है और वो भी विरोध करते हैं। अब आफ्ताब और श्रद्धा ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी नई जगह जाकर जिंदगी बसाएंगे और 8 मई 2022 को ये दोनों दिल्ली आ जाते हैं। 2 दिन तक ये होटल स्टे करते हैं और फिर ये दोनों दिल्ली के छतरपुर में अपने एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ थोड़े दिनों तक रहते हैं और फिर छतरपुर में ही ये एक घर रेंट पर ले लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और रहने लगते हैं। इसी बीच दोनों में झगड़ा होता। दरअसल श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी। वो कहती थी कि भाई अब हम इस रिश्ते को कोई नाम दे देते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं। और वो उससे कहती थी हमारे रिलेशन को लगभग 3 साल हो गए, अब शादी कर लो। लेकिन हर बार आफ्ताब टाल देता था और कहता था कि ठीक से रह तो रहे हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। और इसी वजह से उनका
कई बार झगड़ा होता था। दिल्ली आए हुए उनको सिर्फ 10 दिन हुए थे और 18 मई को फिर से एक बार उनका झगड़ा होता है। इससे पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं और आ जाते हैं सितंबर में। इधर पिता और भाई को लगता है कि मई से श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुई है, तो उन्हें फिक्र होती है। वो दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं तो दोस्त बताते हैं कि वो छतरपुर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन एड्रेस नहीं पता। वो पिता कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसी दौरान सितंबर में श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के एक दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि 2-2.5 महीने से उसकी श्रद्धा से बात नहीं हुई है, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। अगर उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है तो मुझे उसका नया नंबर बताओ। ये कहता है कि मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। भाई फिक्र करता है और अपने पिता को भी बताता है। ये दोनों श्रद्धा के दूसरे दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं और वो सब भी यही बताते हैं कि उनकी 2-2.5 महीने से श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं है। अब पिता घबरा जाते हैं और पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि मुझे डर है कि मेरी बेटी कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। अब पालघर पुलिस ये केस छतरपुर दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देती है। अब श्रद्धा के पिता विकास दिल्ली आते हैं। दोस्तों ये सिर्फ जो है 10 दिन पहले की बात है। 9 नवंबर जो भी बीता है को पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। छतरपुर के मेहरौली स्टेशन पिता पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो सारी बात पुलिस को बताते हैं कि वो किसके साथ रहती थी। पुलिस डिटेल लेती है और पुलिस को कैसे न कैसे करके आफ्ताब के नंबर मिल जाते हैं। पुलिस लोकेशन चेक करती है और उसका मोबाइल ऑन ही था और लोकेशन भी दिल्ली में ही थी। लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस आफ्ताब के घर तक पहुंच जाती है और जब आफ्ताब से पुलिस श्रद्धा के बारे में पूछती है कि श्रद्धा कहां पर है, तो वो कहता है कि 18 मई आज से लगभग 6 महीने पहले हमारा झगड़ा हुआ था और श्रद्धा उसी दिन गुस्से में घर से ये कहकर चली गई थी कि वो वापस मुंबई जा रही है और उसके बाद वो चली गई थी। मैंने भी उसके मोबाइल पर बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब से ही उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है और उसके बाद मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। पुलिस आफ्ताब का मोबाइल चेक करती है, जिससे पता चलता है कि 19 मई से ही श्रद्धा का फ़ोन ऑफ है और आफ्ताब ने श्रद्धा को एक भी कॉल नहीं किया है। पुलिस के बार बार पूछने पर वो कई बार अपने बयान से पलटता है। पुलिस को उस पर शक होता है और अब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है पूछताछ के लिए। जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो आफ्ताब एक ऐसी कहानी सुनाता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जिससे ना कभी किसी ने सुना था और ना ही कभी सोचा था। हैवानियत के इंतहा की कहानी वो बताता है कि दिल्ली आने के 10 दिन बाद 18 मई की रात को उसका श्रद्धा से झगड़ा होता है शादी को लेकर, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो श्रद्धा का गला पकड़ लेता है। बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है मैंने श्रद्धा का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई और आखिरकार श्रद्धा की मौत हो गई। श्रद्धा की मौत के बाद आफ्ताब आराम से उसकी लाश के साथ वहीं बैठता है और आराम से वो सोचता है कि अब करना क्या है, और उसी कमरे में उसी रात वो सो जाता है जहां अभी अभी उसने श्रद्धा की हत्या की थी और उसकी लाश भी वहीं पड़ी है। सुबह आफ्ताब पास ही के मार्केट जाता है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक शॉप पर जाता है, वहां से वो एक फ्रिज खरीदता है। दूसरी जगह से वो आरी खरीदता है और कुछ पॉलीथीन और पिट्ठू बैग लेकर घर वापस आता है। अब दोपहर में आफ्ताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है और वहां आराम से बैठकर लाश के टुकड़े करता है और पॉलीथीन में डालता है। अब एक साथ वो पूरी बॉडी के टुकड़े नहीं कर पाता, थक जाता है, तो वो आधी लाश को ऐसे ही छोड़ देता है और टुकड़ों को पॉलीथीन के अंदर फ्रिज में डाल देता है और श्रद्धा की बची हुई आधी लाश को भी वो फ्रिज में कैसे भी करके घुसा देता है। उसी फ्रिज में उसका पीने वाला पानी और दूध भी होता है, जिसे वो चाय बनाता है, पानी पीता है। क्योंकि मई का महीना था और लाश 24 घंटे पुरानी हो चुकी थी, जिससे बदबू आने लगती है। तो आफ्ताब बाथरूम को धो देता है और परफ्यूम पूरे घर के अंदर स्प्रे कर देता है। फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है, इत्मीनान से खाना खाता है और इसी फ्रिज से पानी पीता है जिसमें श्रद्धा के टुकड़े थे और फिर आराम से सो जाता है। ठीक रात 2 बजे वो घर से निकलता है और कुछ पॉलीथीन को जिसमें श्रद्धा की लाश के टुकड़े थे पिट्ठू बैग में डालता है और थोड़ी दूर चलता है और मेहरौली के जंगल जाता है और टुकड़ों को जंगल में उछाल कर फेंक कर घर वापस आ जाता है और सो जाता है। और दूसरे दिन सेम वही चीज करता है, आराम से चाय पीता है, नाश्ता करता है और अपने काम पर लग जाता है। श्रद्धा की लाश को फ्रीज से बाथरूम में लेकर के आता है और टुकड़े करता है, पॉलीथीन में डालता है, बाकी बचे हिस्से को फ्रिज में रखता है। फिर आराम से खाना ऑर्डर करता है, खाना खाता है, रात होने का इंतजार करता है और फिर वही ठीक रात 2 बजे टुकड़ों को बैग में डालकर निकल जाता है और इस बार कहीं और सुनसान जगह जाता है। वहां टुकड़ों की पॉलीथीन समेत हवा में उछाल देता है, फिर घर आ जाता है और सो जाता है। ये सिलसिला 5 जून तक चलता रहा। 18 मई से 5 जून तक बेखौफ होकर श्रद्धा की लाश को वो पूरा खत्म कर देता है और 5 जून को जब आखिरी हिस्सा फेंक देता है
तब आराम से अपने फ्रिज को साफ करता है। उसका हौसला इतना ज़्यादा था कि उसने फ्रिज को डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। यूँ कह लो कि और कॉन्फिडेंस में था, उसे लगता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। जबकि वो पढ़ा लिखा था, जानता था कि अगर फ्रिज की फॉरेंसिक जांच हो गई तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसे इसका खौफ नहीं था। लगभग 6 महीने बीत गए थे। 13 नवंबर 2022, 6 दिन पहले तक 2 करोड़ की आबादी और 90,000 पुलिस वालों की निगरानी वाली दिल्ली में किसी को इसके घिनौने अपराध की भनक तक नहीं लगी। पिता ने जब कदम उठाया तब जाकर कहीं ये सच सामने आया। अब आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब पुलिस उसे लेकर के अलग अलग जगह जा रही है ताकि श्रद्धा के टुकड़ों को कलेक्ट किया जा सके। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 6 महीने बीत चुके हैं और मई की ये बात है, गर्मी का मौसम था और जंगलों में क्योंकि जंगली जानवर भी होते हैं, उन टुकड़ों का मिल पाना मुश्किल है। अभी कुछ टुकड़े मिले ही हैं, कुछ हड्डियां भी मिली हैं। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और आफ्ताब अभी पुलिस की हिरासत में है। घटना वाकई दिल दहला देने वाली है, लेकिन यहाँ कई बात समझने की है। कैसे कोई इंसान किसी ऐसे इंसान जिसके साथ वो 4 साल प्यार में रहा हो, उसके साथ वो 4 साल रहा और उतनी बेरहमी से उसका कैसे कत्ल कर सकता है। और अगर 2 लोग अपने रिश्ते से खुश नहीं है तो क्या आखिरी रास्ता जान लेना ही बचता है? क्या जिस तरह से वो मर्जी से साथ रहे थे वैसी ही मर्जी से वो अलग नहीं हो सकते थे? और क्या हमारे रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं? आफ्ताब की ये बेरहमी सोच से परे है। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश, हमारे समाज में ऐसे वाक़ये सुनने को मिलते रहते हैं। इस घटना के बाद कि ये कहा जा सकता है कि इंसान और जानवर में कई ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में गलती किसकी है? कि आफ्ताब की इतनी हिम्मत हो गई कि वो बेखौफ होकर 18 दिनों तक इस तरीके से घूमता रहा? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।